किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं में हमें जिंक कैसे देना चाहिए, कौन सा तरीका अपनाना चाहिए जिससे हमें जिंक का ज़्यादा लाभ मिल सके, हमारी फसल में अच्छी ग्रोथ हो, अच्छी बढ़वार हो। इसके लिए जिंक खाद का काफ़ी अहम योगदान होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर हमें जिंक खाद का प्रयोग अपने गेहूँ में कब करना चाहिए, कौन सा जिंक हमें देना है, देने का सही तरीका क्या है, सही समय क्या है, कितनी मात्रा में देना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम जिंक या फिर जिंक सल्फेट के बारे में आपको बताने वाले हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं जिंक का प्रयोग गेहूं में कैसे करना चाहिए, कौन से तरीके से करना चाहिए। किसान साथियों, यहाँ पे हम कुल मिला के 3 तरह से जिंक के बारे में आपको बताएंगे। पहली जो जिंक आती है वो आती है 33% वाली, दूसरी जिंक आती है 21% वाली और तीसरी जिंक आती है 12% वाली, जिसको हम एडिटिव जिंक भी बोलते हैं, चिलेटेड जिंक भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर हमें जिंक का प्रयोग किस विधि द्वारा करना चाहिए। किसान साथियों, गेहूं की फसल में जिंक का इस्तेमाल आप दो तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका होता है कि हम मिट्टी में डाल दें, जैसे हम अन्य खादें जैसे हम यूरिया, डीएपी, एनपीके वगैरह हम मिट्टी में डालते हैं, उसी तरह से हम इस्तेमाल करें। दूसरा तरीका होता है छिड़काव विधि, यानी हमें टंकी में भर के उसका छिड़काव करना होता है, स्प्रे करना होता है। दोनों तरीके आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि कौन सा तरीका बेहतर होता है। वैसे जिंक खाद का प्रयोग गेहूं की फसल में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ समय होता है, अगर आप इस समय डालते हैं तो सबसे ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिल जाता है। तो वो समय भी हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी में देने के बारे में कि यानी हमें जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में बुआई की विधि से हम कैसे डाल सकते हैं, कितनी मात्रा में कौन सा डालना चाहिए। किसान साथियों, मिट्टी में अगर आप जिंक डालना चाहते हैं तो आपको केवल एक बार ही डालना होता है, मतलब संपूर्ण फसल अवधि में केवल एक बार अगर आप डाल देते हैं जिंक तो उसकी पूर्ति आसानी से हो जाती है। लेकिन समय भी काफ़ी आवश्यक होता है। कुछ समय ऐसा होता है जब अच्छे से लाभ मिलता है, कुछ समय ऐसा होता है अगर आप इस समय डालते हैं तो आपको मतलब फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं वो समय कौन सा सही होता है। किसान साथियों, गेहूं की फसल में जब हम पहला पानी लगाते हैं उसके बाद में जिंक खाद के इस्तेमाल का सबसे अच्छा समय होता है मिट्टी में देने का। हम बुआई के समय जिंक का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बुआई के समय हम या तो डीएपी डालते हैं या फिर हम सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं या फिर हम एनपीके वगैरह जैसे 12-32-16 वगैरह हम डालते हैं। तो क्योंकि इन तीनों जो हम खादें डालते हैं, चाहे डीएपी हो, एनपीके हो, चाहे एसएसपी हो, इसमें फास्फोरस पाया जाता है। और आप सभी को पता ही होगा फास्फोरस वाली खादों के साथ कभी भी जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? जब आप फास्फोरस के साथ जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो एक नया तत्व बन जाता है जिंक फास्फेट। अब जब जिंक फास्फेट बन जाता है तो ये अघुलनशील रूप में चला जाता है। समझ लीजिए एक पत्थरनुमा हो जाता है जो आपके पौधे कभी भी इसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, मतलब अघुलनशील हो जाता है। तो इसलिए आपको कभी भी जिंक खाद का इस्तेमाल फास्फोरस वाली खादों के साथ, चाहे डीएपी हो, चाहे एनपीके हो, चाहे एसएसपी हो, इसके साथ या फिर कोई भी ऐसी खाद जिसमें फास्फोरस की थोड़ी सी भी मात्रा पाई जाती है, उसके साथ ना तो आपको मिट्टी में डालना है, ना ही आपको छिड़काव करना है। तो क्योंकि हम बुआई के समय डीएपी, एनपीके या फिर एसएसपी डालते हैं, तो इसलिए बुआई के समय कभी भी आपको जो जिंक है इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं कब करना चाहिए। किसान साथियों, यहाँ तक कि 20 दिन के अंदर भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपने आज गेहूं की बुआई की है, तो अगर आपने आज कोई भी एनपीके या फिर डीएपी या फिर एसएसपी डाला हुआ है तो बुआई के 20 दिन के बाद तक आपको कभी भी जिंक नहीं डालना है, मतलब 20 दिन का गैप रखना चाहिए डीएपी और एनपीके खाद के बीच में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आपको पहले पानी के बाद ही जिंक खाद का प्रयोग गेहूं की फसल में करना चाहिए, तब आपको अच्छे से लाभ मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम जाने सही समय, तो सही समय होता है पहली सिंचाई के बाद। अब पहली सिंचाई के बाद हम वैसे तो बहुत सारी खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी खादें आपको डालनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम जिंक की ही बात करते हैं। तो पहले पानी पे अगर आप जिंक डालते हैं, बहुत सारे किसान भाई ऐसा ही करते हैं, तब आपको क्या करना है, पहले पानी पे अगर आप 33% वाली जिंक खाद का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसके किसान साथियों आपको लगभग 5 किलोग्राम मात्रा लेनी है, 5 केजी मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना है, इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। तो 33% वाला जिंक आपको 5 किलोग्राम यूज करना है। अगर आप 21% वाला जिंक डालते हैं तो 21% वाले जिंक की आपको लगभग 7 या 8 किलोग्राम मात्रा डालनी होती है प्रति एकड़ के हिसाब से। इसका भी इस्तेमाल पहले पानी के बाद ही करना चाहिए। अब पहले पानी के समय हम बहुत सारी खादें डालते हैं, जैसे हम यूरिया खाद का भी प्रयोग करते हैं, तो जिंक के साथ हमेशा यूरिया ही डालने चाहिए, बेहतर लाभ मिलता है। तो जिंक और यूरिया हो गया। यूरिया अगर आप डालना चाहते हैं
तो 35 से 40 किलोग्राम आप पहले पानी पे यूरिया भी डालिए, साथ में जिंक सल्फेट भी डालिए, अच्छा लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक खाद और आती है जिसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जिससे हमें और ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, वो है सल्फ़र। सल्फ़र के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। सल्फ़र के इस्तेमाल से सबसे पहला फ़ायदा ये मिलता है कि जो आप नाइट्रोजन डालते हैं तो नाइट्रोजन की जो उपलब्धता है वो बढ़ जाती है। यानी जो आप यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं तो यूरिया आपके पौधे अच्छी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में ग्रहण कर पाते हैं, जिससे पौधे में हरापन आता है, अच्छी ग्रोथ होती है, अच्छी बढ़वार होती है, पौधे में चमक आती है, पौधे में कलों का विकास, जड़ों का विकास अच्छे से हो पाता है। तो इसलिए आपको सल्फ़र का प्रयोग अवश्य करना है। सल्फ़र के प्रयोग से पत्तों में हरापन भी आता है, हरापन बनाने में सल्फ़र का भी अहम योगदान होता है। आप सभी को पता होगा पत्तों में जो पीलापन होता है वो 3 तत्वों की कमी से ज़्यादातर देखा गया है। पहला होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी से भी पीलापन आता है। दूसरा होता है सल्फ़र, सल्फ़र की कमी से जो नई पत्तियाँ होती है उसमें पीलापन आ जाता है। और तीसरा होता है जिंक, जिंक की कमी से भी कई बार पीलापन देखा गया है। तो अगर आप जिंक, सल्फ़र और यूरिया इसका इस्तेमाल पहले पानी पे करते हैं तो आपकी फसल में हरापन आएगा, हरियाली आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी बढ़वार होगी। तो पहला पानी जब भी आप लगाइए उसके बाद में आपको इसका इस्तेमाल करना है। बहुत सारे किसान भाई ये भी सवाल पूछते हैं, हालांकि मैं बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि वीडियो में ही सवालों के जवाब दे दिए जाए। बहुत सारा कमेंट इस बात पे भी आ रहा है कि क्या हमें जो हम सिंचाई के बाद खाद डालते हैं वो हम सिंचाई से पहले डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। आपको मैं बताते चलूँ, जो यूरिया खाद होती है क्या होता है कि ये पानी के साथ बहुत जल्दी घुल जाती है, यहाँ तक कि ऐसे भी बहुत जल्दी ये मिट्टी में भी गल जाती है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल सिंचाई से पहले कर देते हैं तो जो मिट्टियाँ हल्की मिट्टी होती है उसमें नीचे चला जाता है, मतलब लिंचिंग हो जाता है पानी के साथ साथ। ये आपकी जो यूरिया है वो भी नीचे बैठ जाती है, जिससे जड़ों को अच्छी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो आपको इसका संपूर्ण लाभ देखने को नहीं मिल पाता है। तो मैं बोलता हूँ कि आपको हमेशा यूरिया खाद का इस्तेमाल, खासकर यूरिया का इस्तेमाल आपको सिंचाई के बाद ही करना चाहिए। बाकी खाद आप पहले डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बाद में डालना, मतलब सिंचाई के बाद में डालना बेहतर होता है। सिंचाई जब आप करते हैं उसके बाद में आपको, मतलब 2-4 दिन 5 दिन बाद आपको यूरिया खाद डालनी है। पहला पानी मान लीजिए आपने 21 दिन पे लगाया, फिर 22 दिन पे या 25 दिन पे, तो 2-3 दिन के बाद जब आपका खेत सूख जाता है, मतलब पैर ज़मीन में ना धंसे, तब आपको यूरिया डाल देनी है 35 से 40 किलोग्राम। जिंक सल्फेट आपको डालना है 5 या फिर जो 21% वाली होती है 7 या 8 किलोग्राम। साथ में सल्फर जो आता है 90 या 80% वाला, इसकी भी आपको 3 या 4 किलोग्राम मात्रा डाल देनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप ऐसा करते हैं अच्छा लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने पहला तरीका तो जान लिया कि हमें जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में कैसे करना है। अब हम जानते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका आपको कैसे यूज करना होता है, स्प्रे करना है, छिड़काव करना है। अब छिड़काव अगर आप करते हैं अपनी खड़ी फसल में, इसको डालते हैं, तो इसका कुछ फ़ायदा भी होता है, कुछ हमें नुकसान भी होता है। फ़ायदा ये होता है कि आपके जो पत्ते होते हैं, पत्तों के माध्यम से जो भी हम खादें, मतलब जो भी हम छिड़काव विधि से डालते हैं, वो आपके पौधे को काफ़ी जल्दी असर होता है, काफ़ी जल्दी आपके पौधे उसको ले पाते हैं, मतलब भोजन के रूप में स्वीकार कर पाते हैं। तो अगर आप स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि काफ़ी लंबे समय तक ये खादें नहीं रहती हैं, कुछ कम अवधि तक ही रह पाती हैं। तो इसलिए अगर आप जिंक का इस्तेमाल स्प्रे के रूप में करना चाहते हैं, छिड़काव के रूप में करना चाहते हैं, तो जिंक खाद आपको 2 बार डालनी पड़ेगी, अपनी फसल में 2 बार आपको डालना पड़ेगा। तो हम जान लेते हैं 2 बार वो कौन कौन सा समय है जो हमें देना चाहिए। तो पहली बार आपको पहले पानी के बाद डालना होता है और दोबारा से आपको दूसरे पानी के बाद डालना होता है। तो पहला पानी मान लीजिए आपने लगाया 21 से 25 दिन के बीच में, उसके बाद में आपने यूरिया तो आप डालेंगे ही, तो यूरिया आपने डाल दिया लगभग 26, 27 या 28 दिन तक। तो उसके लगभग 1 सप्ताह बाद, मान के चलिए 35 दिन, या फिर अगर आपने 21-22 दिन पे ही मतलब सिंचाई कर दी है, तो अगर आपने 25 दिन पे यूरिया डाल दिया है तो आप फिर 32 दिन के आसपास, मतलब 30 दिन के बाद ही आपको फिर स्प्रे करना है, छिड़काव करना है। मतलब कुल मिला के मेरा यही कहना है कि जब भी आप कोई दानेदार खादें डालें मिट्टी में, तो उसके बाद में जब कोई चीज़ अगर आप छिड़काव करना चाहते हैं तो कम से कम 1 सप्ताह का अंतर आपको गैप रखना चाहिए, वही बेहतर होता है। लगातार खादें डालना भी बेहतर नहीं होता है, पौधा हमारा तनाव में चला जाता है। तो इसलिए जिंक का इस्तेमाल अगर आप स्प्रे करते हैं तो मान के चलिए 30 दिन या 35 दिन के बीच में आपको डालना होता है पहला छिड़काव, और दूसरा छिड़काव आपको दूसरे पानी पे डालना होता है। मान के चलिए 20 दिन के बाद आप दूसरी बार इसका छिड़काव फिर से, यानी 45 से 50 दिन पर दोबारा से आप आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम छिड़काव वाली मात्रा भी जान लेते हैं कि अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो कितनी मात्रा में कौन से जिंक आपको डालनी चाहिए। तो पहले जिंक जो आती है 33% वाली, इसकी आपको 750 ग्राम मात्रा यूज करनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। एक दूसरी जिंक आती है जो 21%
50% वाली, इसकी आपको लगभग 1 किलोग्राम मात्रा यूज करनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। और तीसरी जिंक जो आती है 12% वाली जो आती है चिलेटेड जिंक, इडिटीय जिंक, इसका इस्तेमाल आपको भी करना होता है लगभग 125 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे सावधानी आपको ये बरतनी है कि कभी भी आपको जिंक का सिंगल स्प्रे नहीं करना है, ना ही आपको किसी एनपीके के साथ में इसका छिड़काव करना होता है, क्योंकि ज़्यादातर एनपीके में फास्फोरस पाया ही जाता है। तो इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, इसका इस्तेमाल आपको जो दानेदार यूरिया आती है इसके साथ में घोल के करना होता है। अब यूरिया की जो मात्रा है 1 या 2 किलोग्राम आप ले सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में आपको जिंक भी मिला के यूज कर लेना है। अलग अलग घोल अच्छे से बना लीजिए। यूरिया को थोड़ा घोलने में 2-4-5 मिनट का टाइम लग जाएगा, तो अच्छे से घोलने के बाद ही आपको इन दोनों को मिला के स्प्रे यानी छिड़काव कर देना है। छिड़काव में दोनों बार आपको इतनी ही मात्रा डालनी है। यानी अगर आप 33% वाले जिंक का स्प्रे करते हैं तो पहली बार 750 ग्राम आपको लगभग 35 दिन के आसपास डालना है। दूसरी बार फिर से आपको 750 ग्राम लगभग 45 से 50 दिन के बीच में डालना है। मतलब दोनों बार बराबर मात्रा ही आपको डालनी है दोनों की, चाहे 21% वाला हो, चाहे आपका 33% वाला हो, चाहे 12% वाला। बहुत सारे किसान भाई अगर आप यूरिया का स्प्रे नहीं करना चाहते हैं, छिड़काव नहीं करना चाहते हैं, तो इसकी जगह पे आप जो आता है बुझे हुए चूने का पानी, उसका भी इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल आते हैं, कैसे हमें पानी मिलेगा। तो ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। जो जहाँ पे पेंट मिलता है, जहाँ पे जो पेंटर वाली दुकानें होती हैं, जो पेंटिंग शॉप होते हैं, वहाँ पे आप चले जाइए। वहाँ पे जो चूना मिलता है वही चूना आपको लेके आना है। लगभग 1 एकड़ खेत के लिए आधा किलोग्राम चूना पर्याप्त होता है, तो वहाँ से आधा किलोग्राम आपको चूना लेके आना है। उसको आपको 10 से 12 घंटे भिगो के रख देना है। मान लीजिए शाम को आप लेके आते हैं तो शाम को पानी में भिगो दीजिए, अच्छे से भीग जाए। उसके बाद में जो पानी उस सुबह 10 से 12 घंटे के बाद वो बचेगा, वही पानी छानने के बाद आपको इस्तेमाल में लाना है। वही पानी बुझा हुआ चूना कहलाता है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप बुझे हुए चूने का पानी निकाल सकते हैं और उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। तो चाहे आप दानेदार यूरिया का घोल बना के जिंक के साथ प्रयोग करिए, चाहे आप बुझे हुए चूने का पानी प्रयोग करिए, कोई भी एक आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इस तरह से आप जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक के साथ केवल फास्फोरस वाली खादों का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी यूरिया या फिर बुझे हुए चूने के साथ आप आसानी से जिंक डालेंगे तो अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। मैंने समय भी आपको बता दिया कब डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, कौन सा तरीका अपनाना है। तो लगभग मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, नीचे बेझिझक कमेंट के माध्यम से आप हमसे सारे सवाल पूछ सकते हैं। हम आपके समस्त सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें। वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत भी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अपने अन्य किसान दोस्त के साथ जिसे जानकारी ना पता हो, वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। और कोई सवाल सुझाव हो नीचे आप कमेंट करिएगा। चैनल पर नए या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।